फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केडी मैथ्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी गणित मंजरी क्लास 9th का चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और वो रियल लाइफ में हमारे लिए क्या क्या यूज देती है या हम उसको रियल लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को नहीं पता हो। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास संभावना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या है, तो बेटा संभावना को भी अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये होता है किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं चांस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने चांस हैं कोई चीज होने के। अगर मैं बोलूं कि आज बारिश होने के कितने चांस है, तो आप बोलोगे हो सकता है 50-50 कि आज बारिश हो जाए। तो ये बेटा एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्या चांसेस हैं कि कल हमारा स्कूल बंद हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए, बंद हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। या फिर आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कितनी संभावना है किसी चीज के होने की। ठीक है, हमारे जो आंसर्स होते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, वो इस तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं? मे बी, हो सकता है, शायद, है ना। उसके बाद आता है प्रोबेबली, हाँ भाई संभावना है, प्रोबेबली हो जाए। मतलब अगर मैं बोलूं कि कल आपकी छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, अगर मम्मी को बोलोगे तो प्रोबेबली मम्मी मान जाए, है ना। या फिर अगर मैं बोलूं कि कल बारिश होगी, तो नॉट श्योर, कि भाई हमें पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, वो तो डिपेंड करता है बादल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारे आंसर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। बेटा जो हमारी प्रेडिक्शन होती है ना, प्रेडिक्शन मींस वही प्रोबेबिलिटी की हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो इस प्रेडिक्शन को हम 4 या 5 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, ये 5 पार्ट्स कौन से होते हैं ये देखते हैं। देखो, प्रेडिक्शन हमारे पास जो होती है, प्रेडिक्शन, इसमें हम क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं। जो भी प्रोबेबिलिटी की प्रेडिक्शन होती है, इसमें हम क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं। पहली चीज तो इम्पॉसिबल है कि भाई कोई काम नहीं हो सकता, बिल्कुल ही खत्म। ठीक है, दूसरा जो होता है लेस लाइकली है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास इक्वली लाइकली बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं इवन चॉइस, इवन चांस। फोर्थ हमारे पास आ जाता है मोर लाइकली, और फिफ्थ हमारे पास आता है सर्टेन। बेटा इन 5 टर्म्स में ना हम प्रेडिक्शन करते हैं, मींस प्रेडिक्शन करते हैं किस चीज की, प्रोबेबिलिटी की, किसी चीज के होने की संभावना की। ठीक है, अब ये 5 चीजें किस तरीके से काम करती हैं वो हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके की होती है। तो बेटा हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी एक तरह की नहीं होती कि हाँ ठीक है हमने तुक्का लगाया, हो सकता है आ गया, नहीं आएगा, वो सारी चीजें नहीं होती। प्रोबेबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या चीज है? देखो, जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है ना, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, बेटा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है इसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज पे डिपेंड करता है। मान लो आप किसी एक शॉप पे गए, नई शॉप पे गए, आपने वहां पे खाना टेस्ट किया, या रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे खाना टेस्ट किया, आपको वहां का खाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो आपका ये एक्सपीरियंस हो गया कि वहां का खाना क्या है, खराब है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नई रेस्टोरेंट में या नए शॉप पे जाओगे, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी होगी कि भैया हो सकता है यार यहाँ का भी खाना अच्छा ना हो। इसी तरह सेम क्लास में पढ़ने वाला हो सकता है कोई रैंडम दूसरा बच्चा हो और वो किसी दूसरी नई जगह पे गया हो और उसको वहां पे खाना बड़ा अच्छा लगा हो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं लास्ट टाइम एक नई शॉप पे गया था या नए रेस्टोरेंट पे गया था,
वहां का खाना बड़ा अच्छा था, तो जो भी नए आउटलेट्स खुलेंगे उसको ये होगा कि भाई इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा। तो बेटा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हमारे पास होता है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम अपना जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस था और हमारे पास कैसी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ है एक और टॉपिक आ जाता है रैंडमनेस। क्या है, रैंडमनेस। बेटा ये सारे टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की जो गणित मंजरी है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स जो गणित मंजरी में हैं वो सारे डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बिना बुक के भी ये सारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो आपको पूरी बुक की डिटेल मिल जाएगी, पूरे चैप्टर की डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुक उठाने की। आपने अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एक एक टॉपिक डिटेल में समझ आ जाएगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर आप चैनल देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है पढ़ा हुआ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रैंडमनेस। रैंडमनेस में क्या होता है बेटा, जिंदगी में ना, लाइफ में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता, ना हमें उसका आउटकम पता होता है, ना हमारे हाथ में होता है। ठीक है जिसका जो रिजल्ट है, किसी भी काम का जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं होता ना, उसी को हम रैंडमनेस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब किसी भी चीज का या किसी भी हम कह सकते हैं हमारे पास इवेंट का, हाँ किसी भी इवेंट का रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, उसी को हम रैंडमनेस कहते हैं। अब ये जो है ये किस तरीके से काम करता है, और मैथ्स में ऐसे ही रिजल्ट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या फिर ट्रायल भी कहते हैं। ठीक है, अब रैंडमनेस की दो कोर कंडीशंस होती हैं। क्या कोर कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अच्छा एक रैंडमनेस का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, अब आपने कॉइन टॉस कर दिया, उसमें हेड्स आएगा या टेल्स आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो या आप वो फिक्स नहीं कर सकते हो, तो यही रैंडमनेस होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, इसकी फर्स्ट कोर कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि हमारे पास टोटल जो है वो आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स का क्या मतलब है, आउटकम्स का मतलब है कितने हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको पता है या तो मेरे पास हेड्स आएगा या तो मेरे पास क्या आएगा, टेल्स आएगा, है ना। तो आपके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल दो हो गए ना, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो ये हमारे पास हो गया टोटल आउटकम्स। और एग्जैक्ट आउटकम क्या है, ये है कि आपको क्या चाहिए या आपने क्या पूछा है। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, वो सारी चीजें। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, एक और एग्जाम्पल दे देती हूं। जैसे आप एक डाई को रोल कर रहे हो, रोलिंग अ डाई, लूडो तो खेला होगा हर बच्चे ने, है ना। हम डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं। उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन आपको ये श्योर नहीं है कि इनमें से कौन सा नंबर आएगा, तो बेटा यही रैंडमनेस है। ठीक है, जब हमें पता नहीं होता कि कौन सा नंबर आएगा तो यही क्या होता है, रैंडमनेस है। लेकिन रैंडमनेस में ये होता है कि हमारे पास इक्वली लाइकली नंबर्स होते हैं, मतलब हमारे पास चांसेस होते हैं 50-50 के कि ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सबके चांसेस है ना, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे हेड्स और टेल्स है तो इसमें भी हमारे पास दोनों के चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी को बेटा रैंडमनेस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना किस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी स्केल यूज करते हैं हम, इसमें ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, देखो बेटा जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मामीटर से अपना फीवर चेक करते हो, है ना। इसी तरीके से मैथ्स में किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। ठीक है, इस स्केल में जो है वो 0 से 1 तक का नंबर आता है, 0 से 1 तक का नंबर आता है, यानी किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव में हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती,
और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी स्केल बना के दिखा रही हूं। ये जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी स्केल है, ये 0 है, यहां पर 1 है। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या टर्म्स आती हैं वो देखो। सबसे पहले आती है हमारे पास 1/4, देन आ जाती है हाफ 1/2, देन आती है 3/4 और आ जाती है 1। ठीक है, अब इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? जो 0 है उसको हम लिख देते हैं इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाता है हमारे लिए? इम्पॉसिबल। 1/4 है तो ये हो जाता है लेस लाइकली। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इन सारी चीजों के बारे में बोला था ना, बताया था, और मैंने अभी आपको बोला था कि ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा अभी मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझा रही हूं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 5 चीजें आ गई। फर्स्ट है हमारे पास इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, देन है इवन चांस, देन है मोर लाइकली और देन है सर्टेन। अब देखो इसका क्या मतलब होता है और इनको कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट जैसे है हमारे पास इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देती हूँ 0% चांस, है ना। 0% चांस है किसी भी चीज के होने के। अब मैं बोलूं आपको कि आपने एक डाइस रोल की है और उसमें 7 नंबर आने के कितने चांसेस है? देखो अगर आप एक डाइस रोल करते हो, रोलिंग अ डाई एंड गेट नंबर 7, तो डाइस में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता। ये क्या हो गया हमारे पास? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इम्पॉसिबल कब होता है? जब कोई चीज हो ही नहीं सकती। सेकेंड वाला देख लेते हैं, लेस लाइकली। लेस लाइकली क्या होता है? लेस लाइकली मतलब कि हाँ भाई थोड़ी बहुत संभावना है, मतलब हम ये कह सकते हैं 100 में से 10% हमारे पास चांसेस होते हैं। तो यहां पर हम 10% लिख सकते हैं, 10% चांसेस हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास बहुत अच्छी सी खिली हुई धूप है और उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाए। होता है ना कभी कभार, वंस अ ब्लू मून होता है कि भाई धूप हो रखी है और उसके साथ साथ बारिश हो रही है, तो वो क्या हो गया हमारे पास? लेस लाइकली, 10% चांसेस ही होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है इक्वल लाइकली या इवन चांस। तो इवन चांस लिख लेते हैं, यहां पर मैंने ऊपर इवन चांस लिखा है। इवन चांस मतलब कि हमारे पास 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब 50% चांस किसी भी चीज के होने के, 50% चांस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, टॉस अ कॉइन एंड गेट हेड्स। अब देखो कॉइन में तो 2 ही पहलू होते हैं, या हेड्स होता है या टेल्स होता है। तो हेड्स आने के 50% चांसेस है ना, 50% चांस है कि हमारे पास टेल्स आ जाए, लेकिन हमारे हेड आने के चांसेस तो 50% है। तो ये हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना किस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी स्केल यूज करते हैं हम, इसमें ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, देखो बेटा जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मामीटर से अपना फीवर चेक करते हो, है ना। इसी तरीके से मैथ्स में किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। ठीक है, इस स्केल में जो है वो 0 से 1 तक का नंबर आता है, 0 से 1 तक का नंबर आता है, यानी किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव में हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी स्केल बना के दिखा रही हूं। ये जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी स्केल है, ये 0 है, यहां पर 1 है। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या टर्म्स आती हैं वो देखो। सबसे पहले आती है हमारे पास 1/4, देन आ जाती है हाफ 1/2, देन आती है 3/4 और आ जाती है 1। ठीक है, अब इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? जो 0 है उसको हम लिख देते हैं इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाता है हमारे लिए? इम्पॉसिबल। 1/4 है तो ये हो जाता है लेस लाइकली। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इन सारी चीजों के बारे में बोला था ना, बताया था, और मैंने अभी आपको बोला था कि ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा अभी मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझा रही हूं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 5 चीजें आ गई। फर्स्ट है हमारे पास इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, देन है इवन चांस, देन है मोर लाइकली और देन है सर्टेन।
अब देखो इसका क्या मतलब होता है और इनको कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट जैसे है हमारे पास इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देती हूँ 0% चांस, है ना। 0% चांस है किसी भी चीज के होने के। अब मैं बोलूं आपको कि आपने एक डाइस रोल की है और उसमें 7 नंबर आने के कितने चांसेस है। देखो अगर आप एक डाइस रोल करते हो, रोलिंग अ डाई एंड गेट नंबर 7, तो डाइज में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता। ये क्या हो गया हमारे पास, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इम्पॉसिबल कब होता है, जब कोई चीज हो ही नहीं सकती। सेकेंड वाला देख लेते हैं, लेस लाइकली। लेस लाइकली क्या होता है, लेस लाइकली मतलब कि हाँ भाई थोड़ी बहुत संभावना है, मतलब हम ये कह सकते हैं 100 में से 10% हमारे पास चांसेस होते हैं, तो यहां पर हम 10% लिख सकते हैं, 10% चांसेस हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास बहुत अच्छी सी खिली हुई धूप है और उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाए, होता है ना कभी कभार, वंस अ ब्लू मून होता है कि भाई धूप हो रखी है और उसके साथ साथ बारिश हो रही है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, लेस लाइकली, 10% चांसेस ही होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है इक्वल लाइकली या इवन चांस। तो इवन चांस लिख लेते हैं, यहां पर मैंने ऊपर इवन चांस लिखा है। इवन चांस मतलब कि हमारे पास 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब 50% चांस किसी भी चीज के होने के, 50% चांस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, टॉस अ कॉइन एंड गेट हेड्स। अब देखो कॉइन में तो दो ही पहलू होते हैं, या हेड्स होता है या टेल्स होता है, तो हेड्स आने के 50% चांसेस है ना, 50% चांस है कि हमारे पास टेल्स आ जाए, लेकिन हमारे हेड आने के चांसेस तो 50% है, तो ये हो जाता है हमारे पास इवन चांस। अब फोर्थ आ गया हमारे पास मोर लाइकली। मोर लाइकली क्या है बेटा, अब जैसे लेस लाइकली था 10% चांसेस है, मोर लाइकली मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये चीज हो सकती है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 80-90% चांसेस हो जाते हैं हमारे पास कि कोई चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे काले घने बादल हैं, तो भाई 80-90% चांसेस हैं कि अच्छी खासी बारिश होगी। 10-20% ये चांसेस हैं कि बादल गायब हो जाएं, धूप निकल आए, तो वो सारी चीजें हैं। और फिफ्थ है हमारे पास सर्टेन। सर्टेन मीन्स 100% चांसेस हैं किसी चीज के होने के। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे दिन आता है रात के बाद, तो भाई रात खत्म होगी तो दिन तो आएगा ही ना, निकलेगा ही निकलेगा, इसके तो 100% चांसेस है। ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन तक रात ही चलती जाए, मतलब दिन तक रात कैसे चल सकती है, ऑफ कोर्स, तो मतलब लगातार रात ही चलती जाए, तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये 100% चांसेस है कि ये काम होगा ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी, इस तरीके से हम अपने प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर ये सारी चीजें, देखो ये प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर ये सारी चीजें इस तरीके से मेजर करते हैं। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 158 में आपको एक एग्जांपल दे रखी है, आप उससे भी अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे। देखो आपको अभी एक इमेज दिख रही होगी, हमारे पास इस डायग्राम में क्या है बेटा, 5 ग्रुप बन रखे हैं, है ना, और हर बॉक्स में क्या है, 6-6 कार्ड है। फर्स्ट बॉक्स कार्ड है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हर बॉक्स में क्या है, कार्ड है। और अब हमें ये बोला गया कि अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होके इनमें से हर बॉक्स में से आपको एक कार्ड निकालना है और वो कार्ड पर्पल होना चाहिए, तो उसके क्या क्या चांसेस होंगे। देखो फर्स्ट वाला जो है उसमें हमारे पास 6 के 6 कार्ड ग्रीन है, तो इसमें तो क्या है, इम्पॉसिबल है, जब हमारे पास कार्ड ही सारे ग्रीन हैं तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, आ ही नहीं सकता, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि भाई पर्पल कार्ड नहीं आएगा। सेकंड वाली रो देखोगे तो उसमें क्या है, एक पर्पल कार्ड है, तो हम कह सकते हैं लेस लाइकली, मतलब 6 में से 5 कार्ड हमारे पास ग्रीन है और एक पर्पल कार्ड है, तो भाई हो सकता है चांस, बाय चांस, कि भाई जो इंसान ब्लाइंड फोल्ड है वो क्या करे, पर्पल कार्ड ही उठाए, तो ये हो गया लेस लाइकली। अब थर्ड वाला जो है हमारे पास एक रो पूरी, उसमें 2 रोज जैसे दे रखी हैं, तो एक पूरी पर्पल है, एक पूरी ग्रीन है, तो इसमें 50-50 चांसेस है ना, पूरे 50-50 चांसेस हैं कि भाई वो क्या है, पर्पल उठा सकता है।
अब नेक्स्ट वाला देखोगे तो 5 कार्ड्स हमारे पास क्या हो गए, पर्पल हो गए, 1 कार्ड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर मोर लाइकली है कि वो पर्पल ही उठाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ग्रीन कार्ड उठा ले। तो इसीलिए हम यहाँ पर मोर लाइकली का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्टेन का नहीं कर रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है उसमें सारे 6 के 6 कार्ड जो हैं वो क्या है हमारे पास, पर्पल है। तो हमें यहाँ पर मिल गया सर्टेन कि कोई भी कार्ड उठाएगा उसके पास आना तो पर्पल ही कार्ड है। तो ये हमारा हो गया सर्टेन। ठीक है बेटा, ये हमारा जो था एग्जाम्पल, इससे मेरे ख्याल से आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी स्केल को देखते हैं। अब एक तो देखो बेटा, इसी से रिलेटेड हमारे पास हमारी एनसीईआरटी में एक और बॉक्स दे रखा है, इसमें इवेंट्स दे रखे हैं और व्हाट इट मीन्स दे रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो पहला इवेंट दे रखा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई, मतलब एक डाई के ऊपर 6 से बड़ा नंबर लाना। तो ये तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 ही हो जाते हैं। सेकंड है रोलिंग अ 3 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई। अब 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 में से हमें 3 ही चाहिए, तो ये लेस लाइकली है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है हमारे पास, हमारा लक अच्छा हो तो हमें 3 मिल जाए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि फ्लिपिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स, तो सेम एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है कि इवन चांस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही वो होते हैं, सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। तो हमारे पास 50-50 चांसेस हैं कि हमें हेड्स मिल जाए। ड्रॉइंग एनी नंबर फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ताश की गड्डी की बात की गई है, इसमें डेक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड्स में से हमारे पास 36 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है 2 से 10 तक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो ज्यादा चांसेस हैं 52 में से 36 कार्ड हमारे नंबर वाले हैं, तो हो सकता है हमारे पास नंबर कार्ड आ जाए। और लास्ट है चूजिंग अ रेड स्वीट बैग फ्रॉम अ बैग ऑफ फुल ऑफ ऑल रेड स्वीट्स। तो मतलब एक बैग है, उसमें हमारे पास क्या है, पूरी रेड स्वीट्स हैं और उसमें से हमने रेड स्वीट ही निकालनी है। तो ये तो सर्टेन हुआ ना, अगर बॉक्स में भी या बैग में भी हमारे पास रेड स्वीट्स ही हैं और उसमें से रेड ही निकालनी है तो निकलेगी ही रेड, तो ये हो गया सर्टेन। अच्छा बेटा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगर हमारे पास एक बॉक्स में 50 येलो और 50 रेड स्वीट्स हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास येलो स्वीट्स की। ठीक है तो चलो बेटा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम ये देखेंगे कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये टॉपिक। मेजरिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिवली। ठीक है बेटा, अब इसका क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है कि अभी हमने रिसेंट ये किया कि हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी करते हैं कि हमें सिर्फ तुक्का लगाना होता है, हम अपने गेस वर्क से काम कर रहे होते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में। यही सीखा था हमने अपने पीछे के एक्सपीरियंस से गेस किया कि भाई हमारा पिछला एक्सपीरियंस ऐसा था तो हो सकता है इस बार भी यही हो। लेकिन बेटा मैथ्स में सिर्फ गेस नहीं चलता, मैथ्स में फिक्स नंबर चाहिए होते हैं। तो फिक्स नंबर के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी को निकालने के 2 ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं और वही हम सीखेंगे। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेथड होता है बेटा वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आप एक्सपेरिमेंटल पढ़ते ही समझ आ रहा होगा आपको कि एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खुद से ही बार बार हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रीवियस एविडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें चांसेस का हमारे पास रेशो आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स, ठीक है, और आपके पास 52 टाइम्स जो है वो आया हेड्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आप ये कहोगे कि ज्यादा बार तो हेड्स आता है, क्योंकि मैंने 100 बार सिक्का उछाला था तो
तो मेरे पास 52 मोर देन हाफ टाइम्स मेरे पास हेड्स आया। तो इसमें क्या है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इससे इस तरीके से हमारे पास निकलता चला जाता है। ठीक है, तो पूरा पास्ट एक्सपीरियंस और डाटा इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और हमारे पास डाटा क्या दे रखा है। अब बेटा दूसरी चीज आ जाती है, जो हमारा दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेटा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, इसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट की बजाय जो हमारे पास मैथ्स के लॉजिक्स होते हैं, नो नीड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मैथ्स के लॉजिक्स होते हैं या फिर हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं, हम उनको यूज करके हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जिसमें आउटकम्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फॉर एग्जांपल बिना टॉस किए, मतलब बिना सिक्का उछाले भी आप ये बता सकते हो कि हमारे पास हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। क्यों? क्योंकि सिक्के के दो ही साइड होते हैं, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो हेड्स आने के भी 50% चांसेस है और टेल्स आने के भी क्या है, 50% चांस। तो बेटा हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को अब फॉर्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला से सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल ट्रायल्स। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा आउटकम्स जो होते हैं ना, आउटकम्स का मतलब है हमारे पास हमारा रिजल्ट। ठीक है, आउटकम्स क्या है, रिजल्ट, मतलब हमारा क्या रिजल्ट आया और टोटल ट्रायल्स हमने कितनी बार वो रिजल्ट लाने के लिए ट्राई किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमारे पास जो मतलब हमने कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास हेड्स जो है हमारा क्या है, वो आउटकम है। ठीक है, या फिर लूडो में हमें 5 चाहिए, हमने लूडो को रोल किया और डाई को रोल किया और हमें 5 चाहिए, तो 5 आ गया, तो वो क्या है, हमारा आउटकम है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, हमें एक सैंपल स्पेस भी चाहिए होता है, सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस का क्या काम होता है बेटा, सैंपल स्पेस जो होता है ना, वो हमें बताता है कि टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, टोटल रिजल्ट। ठीक है, या फिर यहां पर लिख दो हाउ मैनी टोटल रिजल्ट्स, कितने रिजल्ट्स टोटल आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास, जैसे मैं बोलूं कि आपने कॉइन टॉस किया, तो आपको कितने रिजल्ट आ सकते हैं, या तो आपका हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है। आपने कोई भी डाइस रोल की, उसमें क्या आ सकता है, या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो बेटा ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाते हैं कि हमारे पास कितने, हमारे पास टोटल रिजल्ट आ सकते हैं, वो हमारा हो जाता है सैंपल स्पेस, और जो रिजल्ट आता है वो हमारा हो जाता है आउटकम। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो आपका एक सैंपल स्पेस है कि आपको इतनी सारी डिशेस यहाँ पर अवेलेबल है, और आपने स्पेसिफिकली जो एक डिश ऑर्डर की है वो आपका आउटकम है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हमने कॉइन टॉस किया, तो मैंने बता ही दिया पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हेड टेल्स आ गया, सैंपल स्पेस वो ही है। डाइस का भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
अब ये चीज हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखी है हमारी उसमें बुक में, ये देख लेते हैं। जैसे बोल रखा है हमारे पास कि एक कॉइन को अगर हम 100 टाइम्स टॉस करें तो हमारे पास हेड्स आया 48 टाइम्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, और हेड्स कितनी बार आया, हेड्स आया हमारे पास 48 टाइम। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है कि हमारा जो आउटकम आएगा हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस होगा, मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.48 आ जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 48%। तो मतलब ये हमारे पास परसेंटेज हो गई प्रोबेबिलिटी की कि भाई इतनी बार हमारे पास क्या आया, हमारा हेड्स आ गया। ठीक है बेटा, ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब करते हैं हम अपना थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, किस तरीके से हम फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। तो बेटा देखो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसको मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बेटा हम हर बार तो 100 टाइम टॉस नहीं करने बैठेंगे कि हम 100 बार सिक्का उछालें और हमारे पास आए। तो इसमें जो चांसेस होते हैं सभी आउटकम्स में इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं कि हमारे पास, हम ये लेके चलते हैं कि भाई हर चीज के इक्वल लाइकली चांसेस हैं, हर चीज इक्वली आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक डाई रोल की और आपके पास 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, सारे आ सकते हैं ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। लेकिन हमें फेवरेबल कितना चाहिए, हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम, क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए। 3 को अगर आप देखोगे बेटा न्यूमेरिकल उसमें, तो ये हमारे पास तो एक ही डिजिट है ना, मतलब एक ही नंबर है, तो इसको हम एज अ 1 काउंट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/6, मतलब 6 में से 1% चांस है हमारे पास कि हमारा 3 आ जाए। ये होता है बेटा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर इसी से जुड़ा हुआ मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसमें बी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें बी कितनी बार आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये लगा लो कि एक कार्ड्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग PROBABILITY लिखा हुआ है और आपको उसमें से बी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डी ही निकालोगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब टोटल 11 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी। ठीक है, बी कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2 टाइम्स। तो हमारा जो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/11, मतलब 11 में से 2% चांस है हमारे पास कि हमारे पास क्या आ जाए, जब हम कार्ड को निकालें तो हमारे पास आ जाए क्या, बी। ठीक है बेटा, ये था हमारा यहां तक का कि हम किस तरीके से इनको एक्सपेरिमेंट को और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। और बेटा देखो, ये जो जितना आप ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपको समझ में आता जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते जाते हैं, हमारी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर आती चली जाती है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइजिंग स्टैटिकल डाटा यूजिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखो बेटा, जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बस लूडो खेलने के लिए या फिर कॉइन टॉस करने के लिए यूज नहीं की जाती। इसका रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर जो रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें वो पूरा डाटा यूज करते हैं, तो इनमें भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब इनसे ना एक थोड़ी बहुत हम एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हम प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपकी क्लास में 50 बच्चों का सर्वे हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 50 हैं। अब उनमें से 20 बच्चों ने बोला कि हमें मैंगो पसंद है। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने बच्चों को मैंगो पसंद है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गए हमारे पास, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैंगो, who like mangoes, तो 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, 20 अपॉन में 50, दैट मीन्स 0 से 0 कट हो गया, तो ये आ गया 2/5, ये आ गया 0.4, या फिर आप 40% भी लिख सकते हो कि इतने % बच्चों को प्रोबेबिलिटी है कि मैंगोस पसंद है। ठीक है, ये तो हो गया स्मॉलर स्केल पे। बेटा अब इसको अगर जैसे आप देखते हो कि इलेक्शन के सर्वे वगैरह आते हैं, आप घर पे न्यूज वगैरह सुनते होगे, इलेक्शंस के सर्वे आते हैं, या फिर आप सुनते होगे कि कितनी पॉपुलेशन है वीमेंस की, मेंस के, उसमें यहाँ बहुत सारे सर्वेस चलते रहते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से किए जाते हैं, तो देखो नॉर्मली हमारे पास जो पॉपुलेशन और सैंपल का सर्वे होता है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये मान लो एक बड़ा सा गोला है, ये पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसके इनर सरफेस में मतलब मैंने सिर्फ इतने लोगों का क्या किया, सैंपल लिया। ठीक है, इतने लोगों का सिर्फ हमने क्या किया, सैंपल इकट्ठा किया। तो ये इस तरीके से चलता है। अब इस तरीके से अगर मैं आपको सेम एग्जांपल दूं कि मान लो आपके स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 1500 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने यही प्रीवियस डाटा रखा कि 50 बच्चों का सर्वे हुआ और उसमें से 20 बच्चों को क्या है, मैंगोस पसंद है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मेरे पास 1500 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों को मैंगो पसंद होने की। मतलब ये सारे 1500 बच्चे हैं, ये 50 हैं, ये 1500 स्टूडेंट्स हैं। मैंने 50 बच्चों का क्या किया, सैंपल लिया, और मैंने इस 50 में से बता दिया कि 20 बच्चों को क्या है, मैंगोस पसंद है। अब मेरे को ये पूरे 1500 बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें से कितने बच्चों को मैंगोस पसंद होंगे। तो बेटा इसको बड़ा सिंपल वे में हम कर सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं कि 1500 बच्चे हैं हमारे पास, इनटू ये जो हमने 50 का निकाला था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 40%, है ना। तो इसको हम 40% से इनटू कर देंगे कि इनका भी तो 40% ही होगा। तो चलो देखो 0 से 0 कट गए, 15 इंटू 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1500 बच्चे हैं ना, इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि 600 बच्चों को आम पसंद हो। ये पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है, मतलब इसमें हम श्योरली नहीं बता रहे कि 600 बच्चों को ही आम पसंद है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं अपने प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास 50 में से 20 बच्चों को आम पसंद है और 40% उसका ये बना, तो 1500 में से 600 बच्चों को क्या होंगे, आम पसंद होंगे। ठीक है, अब बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक कॉइन टॉस किया 10 टाइम्स, ठीक है, अ कॉइन टॉस कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स, और उसमें हमारे पास जो हेड्स आया वो आया हमारे पास 8 टाइम्स, और जो टेल्स आया वो क्या आया हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब मैं ये बोलूं कि मैंने वही कॉइन दोबारा से टॉस किया 100 टाइम्स, या फिर ये कह लो कि 1000 टाइम्स, 10,000 लिख दिया मैंने, चलो 10,000 ही लिख लेते। ठीक है,
इतने टाइम्स किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो बेटा मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था कि जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते जाते हैं ना, तो इनमें प्रोबेबिलिटी 50-50% की हो जाएगी। मतलब ये हमारे पास ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी चल रही थी कि अगर मैंने एक सिक्का 10 बार उछाला तो मेरे पास हेड्स आया 8 टाइम और टेल्स आया 2 टाइम्स। ठीक है, लेकिन जितने आप चांसेस ज्यादा लेते जाओगे ना, जितना आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते जाओगे, उतने आपकी जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में चेंज होती चली जाएगी। और इसी को बेटा बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। मतलब लार्ज नंबर्स में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो किसमें चेंज हो जाती है? हमारी धीरे धीरे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चेंज हो गई हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब एक और चीज है हमारे पास, गैम्बलर्स फैलेसी। ठीक है, अब गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है? आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये टॉपिक, पेज नंबर 164 पर। गैम्बलर्स फैलेसी बेटा जो होती है ना, इसका मतलब ये होता है एक भ्रम। फैलेसी का मतलब क्या होता है? एक इल्यूजन या गलतफहमी या भ्रम या अंधविश्वास, किसी भी तरीके में जो मतलब सच नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सच है। ठीक है, मतलब एक इल्यूजन में जी रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जब लोग सोचते हैं कि अगर कोई रैंडम इवेंट लगातार कई बार हो चुका है तो अब अगली बार क्या होगा, उसका उल्टा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लूडो खेल रहे हो, आपने एक बार डाइस फेंकी, आपका 6 आ गया, 2 बार फेंकी, आपका 6 आ गया, 3 बार फेंकी, आपका 6 आ गया। अब आपको ये होना शुरू हो जाता है कि यार 3 बार फेंक दी, अब मेरे 6 आ गए, अब 4th टाइम फेंकूंगा ना या फेंकूंगी तो मेरा 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? फैलेसी होती है, क्योंकि बेटा डाइस को नहीं पता है कि उसकी कोई खुद की मेमोरी नहीं है ना, वो खुद से वो कर रही है कि भाई मैं 6 ही लाऊंगी। ठीक है, वो तो आप रोल कर रहे हो, वो बाई लक आ रहा है, तो ये होती है फैलेसी। तो ये हो गया हमारे पास गैम्बलर फैलेसी। इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आगे आता है हमारे पास एक और चीज आती है, फेयर और अनबायस्ड। फेयर क्या होता है? जब किसी भी गेम या एक्सपेरिमेंट में कोई आउटकम के आने के चांसेस इक्वल होते हैं तो उसे हम फेयर कहते हैं कि भाई फेयर चांस है। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट उसमें देखते हैं, पूरा इंडिया क्रिकेट बड़े शौक से देखता है, आप भी देखते होगे, है ना? तो क्रिकेट में देखते हो वो कॉइन टॉस करता है, तो वो क्या होता है? हमारे पास फेयर चांसेस होते हैं कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो जो दोनों प्लेयर्स होते हैं वो हेड्स या टेल्स अपना चूज करते हैं और जो आता है उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं, तो वो फेयर टॉस होता है ना? अब दूसरा टॉपिक आ गया हमारे पास अनबायस्ड। अनबायस्ड क्या होता है बेटा? ऐसा कॉइन या ऐसी डाइस जिसका एक तरफ भारी ना हो। फॉर एग्जांपल आपने शोले मूवी देखी होगी, तो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन था उसमें क्या था? उसमें दोनों साइड हेड्स था, तो मतलब वो बायस था। जब दोनों साइड हेड्स है तो कुछ भी फेंकेगा, आना तो हेड्स ही है। तो मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता ना, मैथ्स में अनबायस्ड कॉइन्स चलते हैं, मींस जिसके दोनों तरफ, एक तरफ हेड्स हो एक तरफ टेल्स हो, मतलब दोनों के चांसेस 50-50 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक था फेयर और अनबायस्ड का। ये इसलिए समझाया बेटा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बेटा, सैंपल स्पेस अभी मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है ना? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल पॉसिबल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हमने वो किया था सिर्फ एक का, मतलब एक डाइस फेंके तो उसके सैंपल स्पेस क्या है, या फिर एक क्या कहते हैं सिक्का फेंके, कॉइन फेंके तो उसके सैंपल स्पेस क्या है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर हम 2 कॉइन्स एक साथ फेंकेंगे तो उसके सैंपल स्पेस क्या आ सकते हैं, या फिर हम 2 डाइज एक साथ फेंकेंगे तो उसके सैंपल स्पेस किस तरीके से निकालते हैं, या फिर कोई भी चीज 2 टाइम फेंको तो आप कैसे सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स की। टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो देखो बेटा आपने क्या करना है, अब 2 सिक्के साथ में उछाले हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले तो आप लिख दो कॉइन 1 कॉइन 2,
और हमारे यहाँ पे आ जाएंगे आउटकम। ठीक है, अब आपने एक सिक्का उछाला तो हो सकता है उसके ऊपर हेड्स आए, जो साथ में उछाला उसके ऊपर भी हेड्स आ सकता है, तो मीन्स आउटकम क्या आ गए हमारे, हेड हेड आ गए। अब एक सिक्का जो फर्स्ट वाला हो सकता है उस पे हेड्स ही हो, दूसरे वाले पे चेंज हो जाए, टेल्स आ जाए, तो ये हमारा हेड और टेल का हो गया। ठीक है, अब हो सकता है कि जो आपने पहला वाला उछाला उसके ऊपर टेल्स आ जाए, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर क्या आ जाए, हमारे पास हेड्स आ जाए, तो ये हमारे पास क्या आउटकम हो गए, टेल्स और हेड्स। और हो सकता है कि जब आप चौथी बार उछालो तो इस पे टेल्स आ जाए और सेकंड वाले पे भी टेल्स आ जाए, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 टेल्स हो गए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारा टेल्स टेल्स आ गया। अब कई बार बच्चों को लगता है कि हेड्स टेल टेल हेड सेम बात है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। नहीं बेटा, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये हेड हेड टेल्स टेल्स, ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये हमारा कॉइन 1 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये मतलब हमारे कॉइन 1 के सैंपल है, और ये जो ब्लैक वाले से मार्क कर रही हूँ ये हमारा कॉइन 2 है, तो इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हमेशा इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो इसके जब हम सैंपल स्पेस लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, सैंपल स्पेस को हम एस से लिखते हैं, कैपिटल एस से, और हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट बना के लिखते हैं और कैपिटल में लिखेंगे हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड्स और टेल टेल। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब मैं बोलूं कि मेरे पास 2 डाइज है, ठीक है, मैंने 2 डाइस को एक साथ रोल किया है, तो उनके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये 2 डाइस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ट्रिकी लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन बेटा मैं बड़े इजी तरीके से समझाऊंगी। ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, हमने इस तरफ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास 2 लाइनें बनी है ना, हमने क्या करना है, दोनों साइड 1 2 3 4 5 6 लिख देना है, और अपवर्ड भी 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से स्टार्ट करो, 1 और 1। ठीक है, ये हमने डाइस 1 ले ली, ये डाइस 2 ले लो, डाइस 1 का 1 आ गया, डाइस 2 का 1 आ गया। अब डाइस 1 का 1 ही है, डाइस 2 का 2 आ गया। डाइस 1 का 1 ही आ रहा है, लेकिन डाइस 2 का क्या नंबर होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है ना। डाइस 2 का हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो डाइस 2 के चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अब 2 पे आ जाते हैं। डाइस 1 का 2 नंबर पहले आया और इसका क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 2 और 2 आ सकता है, दोनों का 2 and 3 आ सकता है, 2 and 4 आ सकता है, 2 and 5 आ सकता है, और 2 and 6 आ सकता है। इस तरीके से आ सकता है। अब नेक्स्ट देखो, 3,1 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है। बस इनको इस तरीके से लिखते चले जाओ, बड़ा इजीली सैंपल स्पेस आपके पास रेडी हो जाएगा। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बीच में नंबर मिस करने की जरूरत नहीं है, आप मिस भी नहीं करोगे। ऐसे अगर आप सैंपल स्पेस बनाओगे ना 2 डाइस का, तो आप कभी भी कोई नंबर मिस नहीं करोगे। देखो 4 4 हो गया, 4 5 हो गया, 4 6 हो गया, नेक्स्ट 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। अब 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास हो गया हमारा 2 डाइस का सैंपल स्पेस। देखो, अब मैं बोलूं कि आपको बिना कैलकुलेट किए, अब यहां पर कितने नंबर हैं, बिना कैलकुलेट किए आपको ये बताना है कि अगर मैं 2 डाइस रोल करूंगी तो मेरे पास कितने सैंपल स्पेस टोटल बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, n²। अब ये कैसे किया हमने, देखो n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। तो आप ये सैंपल स्पेस को काउंट कर लो, मेरे पास पूरे 36 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, अगर हम अपने कॉइन वाले पे जाएं, देखो कॉइन कितने थे, 2 थे।
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस थे 4 थे। तो बेटा अगर आपको बिना कैलकुलेशन के पता लगाना है कि आपके टोटल 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो आप सीधा उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये तो बेटा सैंपल स्पेस आपने समझ लिया। अब समझेंगे हम इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है वो खास रिजल्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। क्या होता है? स्पेशल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है और मेरे को एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड उसमें चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आप सैंपल स्पेस लिखोगे पहले कि एक तो हेड आ सकता है, हेड टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड आ सकता है, और टेल टेल आना चाहिए, आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे पास इवेंट क्या आकर हुआ, मतलब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक हेड कम से कम चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर जो आउटकम आएगा, मतलब मेरे पास जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? मैं लिख सकती हूँ ये वाले टर्म्स, ये टर्म्स, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैंने क्या बोला था? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ज्यादा 2 हैं, ये भी आ सकता है, इसमें एक हेड आ रहा है, ये भी आ सकता है, इसमें एक हेड आ रहा है, ये भी आ सकता है। ये इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों क्या है? टेल्स है ना, तो ये क्या है? नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगर मैं एक और बोलूं, रोलिंग अ डाई, आपने एक डाई रोल की और उसमें मेरे को चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4। मैं बोलूं कि आप एक डाइस रोल करो और मेरे को 4 से ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, तो देखो अब किस तरीके से आ सकता है। अब देखो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा? ये एक ही डाई है तो 1 2 3 4 5 6 यही सैंपल स्पेस होगा, और इसका आउटकम क्या आ जाएगा? 5 और 6, मतलब यही 2 नंबर आएंगे ना मेरे पास, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका सैंपल स्पेस। तो बेटा इस तरीके से ये इवेंट्स होते हैं जो हमारे पास, हमारा स्पेशल जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमें चाहिए होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ट्री डायग्राम पर। ट्री डायग्राम से आपने प्राइम फैक्टर्स बड़े निकाले होंगे, है ना। ट्री डायग्राम बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ा इजी सा होता है कि डिवाइड करते जाओ और आंसर लाते जाओ। तो बेटा इसमें भी कुछ इसी तरीके से ट्री डायग्राम हम इसमें इसलिए यूज करते हैं कि बिना गलती के हम पूरी लिस्ट बना सके। अब हम कॉइन का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कॉइन है, 2 कॉइन है, ठीक है। स्टार्ट किया हमने 2 कॉइन से, एक के ऊपर हेड आया, एक के ऊपर टेल्स आया, ठीक है। अब ये जो है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ हाफ है कि दोनों की क्या? नहीं, एक कॉइन को अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी फर्स्ट वाले की तो हाफ प्रोबेबिलिटी थी ना कि हमारे पास हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, दूसरे वाले की भी। तो ये देखो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? हेड्स और टेल्स। इसकी क्या हो गई? हेड्स और टेल्स, है ना। इन दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? इसमें अगर मेरे पास हेड्स आया तो यहां पर भी हेड्स टेल्स आ जाएगा, यहां पर भी हेड्स टेल्स आ जाएगा। तो अब देखो क्या सैंपल बनेंगे? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, यहां पर टेल और हेड आ सकता है, और यहां पर टेल और टेल आ सकता है। तो इस तरीके से मेरे दोनों कॉइन्स के क्या बन जाएंगे? सैंपल स्पेस। पहले मैंने जिस तरीके से बताया था लिस्ट बना करके, आप वैसे भी कर सकते हो, ट्री डायग्राम से भी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर दिया है। ईच एंड एवरी जो भी हमारे पास इस बुक में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। आपको पूरे अच्छे से इस चैप्टर के सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे इस इंट्रोडक्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको उसका जरूर से रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।